नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पर, नारीवाद, फेमिनिज्म। और ये बहुत से विश्वविद्यालयों में नए टॉपिक के रूप में इसको जोड़ा गया है। हम जानेंगे कि नारीवाद क्या है, ये कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, विभिन्न विद्वान इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसका अर्थ परिभाषा। और ये भी जानेंगे कि इनके संदर्भ में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। पितृसत्ता, पैट्रियार्की और नारीवाद। पैट्रियार्की और नारीवाद यानी फेमिनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। नारीवाद की जो विभिन्न विकास की अवस्थाएं रही हैं, जिनको नारीवाद की लहर बोलते हैं, और नारीवाद के विभिन्न जो रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये तो पहले ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नारीवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और समय के साथ इसने कई अर्थ ग्रहण किए हैं। अपने मूल अर्थ में नारीवाद जो है ये महिलाओं पर केंद्रित है। दीर्घकाल से महिलाओं की स्थिति एवं दशा जो है वो विद्वानों के बीच में चर्चा का, विमर्श का विषय रहा है। महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास और उनके स्वस्थ खुशहाल जीवन के प्रयासों इत्यादि को नारीवाद के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले फेमिनिज्म शब्द का जो इस्तेमाल किया उसका श्रेय 1837 में एक काल्पनिक समाजवादी फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं, चार्ल्स फूरियर, उनको दिया जाता है। फेमिनिस्टे शब्द का प्रयोग 1892 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में स्त्री पुरुष की समानता के आधार पर किया गया है। नारीवाद जो शब्द है फ्रेंच शब्द फेमिनिस्टे से आया है। फ्रांस में एक महिला के लिए शब्द फेमे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रॉयल एकेडमी डिक्शनरी के अनुसार फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग पुरुषों के लिए आरक्षित अधिकार और क्षमताओं को महिलाओं को भी दिए जाने के सिद्धांत के रूप में किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार यदि हम उसकी परिभाषा देखें तो नारीवाद महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थक एक आंदोलन के रूप में करता है। ये प्राकृतिक रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता की अवधारणा और पुरुषवादी विचारधारा और मानसिकता को खारिज करता है। इस तरह से यह न्याय संगत लिंग समानता पर आधारित समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए एक संघर्ष है। इन परिभाषाओं के आधार पर नारीवाद जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों और विचारधाराओं का एक संग्रह है। और उस शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के लिए
समान अवसरों की मांग करता है। अपने शाब्दिक अर्थ में नारीवाद का जो अर्थ है वो हमने बताया आपको। नारीवाद शब्द का अर्थ व्यापक है। नारी का अर्थ है स्त्री और वाद का अर्थ है आंदोलन या सिद्धांत। तो इस तरह से नारीवाद से अभिप्राय महिलाओं से जुड़े संबंधित आंदोलन और सिद्धांत हैं। इस प्रकार नारीवाद में महिलाएं लिंग विषमता, असमानता और पुरुष अधीनता जैसी मानसिकता को बदलने के लिए महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देती हैं। नारीवादी जो चिंतन है उसका शुरुआती बिंदु यही है कि समाज में सेक्स और जेंडर को किस रूप में देखा जाए अथवा कैसे देखा जाता है। सेक्स अथवा लिंग और जेंडर में भेद स्पष्ट करना नारीवादी चिंतन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सेक्स शब्द पुरुष और स्त्री के बीच एक जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है, जबकि जेंडर का ताल्लुक उसके साथ जो गुथे हुए सांस्कृतिक अर्थ हैं उनसे इसका संबंध है। नारीवादी विमर्श के लिहाज से इस फर्क को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं की अधीनता को मोटे तौर पर स्त्री पुरुष के बीच जैविक फर्क के आधार पर ही सही ठहराया जाता है। ऐसे दार्शनिक तर्क मौजूद हैं जो तमाम तरह के उत्पीड़नों को प्राकृतिक कहकर या कुदरती कहकर जायज ठहराते हैं। इस तर्क के अनुसार जो प्राकृतिक है वह अपरिवर्तनीय भी है, लिहाजा जायज़ है। ऐसे तर्क को जैविक निर्धारणवाद कहा जाता है। जाति व्यवस्था और नस्लवाद इसी प्रवृत्ति के दो बढ़िया उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों विचारधाराएं इस मान्यता पर आधारित हैं कि व्यक्तियों के कुछ समूह पैदाइशी तौर पर श्रेष्ठ हैं और यह कि उनकी बौद्धिक क्षमता और निपुणताएं शेष लोगों से अधिक विकसित हैं, इसलिए समाज में उनकी उच्चतर हैसियत और सत्ता जायज़ है। जैविक निर्धारणवाद को चुनौती देना नारीवादी राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक फेमिनिस्ट हुई है शेफाली मोइत्रा। उन्होंने अपनी पुस्तक फेमिनिस्ट थॉट में जो 2002 में लिखी उन्होंने, उसमें वो कहती हैं कि जहाँ सेक्स एक जैविक श्रेणी है वहीं जेंडर एक सांस्कृतिक क्रिया है। सेक्स के आधार पर पुरुष महिला दोनों जैसे विभाजन किए जाते हैं दोनों का, जिनके आधार पर उनके प्रजनन की क्रिया को निर्धारित उससे होता है। जो जेंडर एक सांस्कृतिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्कृति पुरुषों और महिलाओं पर कुछ अपने मापदंड थोपती हैं, उनका आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए। अधिकतर संस्कृतियों में पुरुष को आक्रामक, मुखर, सशक्त होने पर जोर दिया जाता है, वहीं महिलाओं से अप्रतिरोधी, ग्रहणशील, वात्सल्य से परिपूर्ण होने की आशा की जाती है। एक और नारीवादी विचारक हैं मार्गरेट मीड। उन्होंने दिखाया है कि पुरुषत्व और नारीत्व की अवधारणाएं विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग हैं। दूसरे शब्दों में, न केवल अलग अलग समाज कुछ खास विशिष्टताओं को पुरुषत्व और कुछ दूसरी विशेषताओं को नारीत्व के साथ जोड़ देते हैं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में भी ये विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए नारीवादियों का मानना है कि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना पुरुषत्व और नारीत्व के साथ जोड़कर दिखाए जाने वाले लक्षणों के बीच कोई अनिवार्य सहसंबंध नहीं है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को जेंडर भेद के अनुरूप व्यवहार करना, जैसे कपड़े पहनना, खेलना आदि सिखाया जाता है
और ये प्रशिक्षण निरंतर और अधिकांश से बेहद सूक्ष्म होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बच्चों को विशेष जेंडर के अनुरूप सांचे में ढालने के लिए सजा भी दी जा सकती है। इसलिए नारीवादियों का तर्क है कि सेक्स से विशिष्ट लक्षण, मसलन बहादुरी, आत्मविश्वास को पौरुष और संवेदनशीलता और शर्मीलेपन को नारीत्व के रूप में दिखाना और उनके साथ समाज द्वारा जोड़े जाने वाले मूल्य उन संस्थाओं और विश्वासों के अमल से पैदा होते हैं और लड़के लड़कियों को अलग अलग तरीके से समाजीकरण के द्वारा उन्हें अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। सिमोन बुआ का नाम सुना होगा, प्रमुख नारीवादी विचारक हैं। वे कहती हैं कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, बना दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाज आमतौर पर पौरुष की विशिष्टताओं को नारीत्व की तुलना में कहीं अधिक सम्मान देते हैं और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि स्त्री पुरुष मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते हैं। उन्हें निरंतर उचित व्यवहार के सांचे में ढालने की प्रक्रिया चलती है। मिसाल के तौर पर यदि कोई पुरुष तमाम लोगों के सामने रोकर अपना दुख अभिव्यक्त करता है तो उसे ताने दिए जाते हैं, क्या औरतों की तरह रो रहे हो, तुम तो औरत की तरह कर रहे हो। ये एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान की झकझोर देने वाली पंक्तियां आपको याद नहीं होंगी। बचपन में जो छोटी क्लासें हैं उनमें अक्सर ये पंक्तियां सुनी जाती थी पुस्तकों में कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है? वास्तविकता में ये उस सूरत में भी जबकि एक औरत बहुत अधिक शौर्य और वीरता का प्रदर्शन कर रही है, उसके इस गुण को नारी सुलभ गुण नहीं माना जा रहा। यानी कुल मिलाकर बहादुरी का जो गुण है वो पुरुषों की विशेषता कहलाती है। फिर भी कितनी भी औरतें बहादुरी का प्रदर्शन करती रहें, नारीवादियों का मानना है कि गर्भ धारण की प्रक्रिया ही प्राकृतिक है, जो वास्तविक है। इसके अलावा घर के भीतर के सभी काम जो औरतों के जिम्मे माने जाते हैं, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सभी कार्य हम सुविधा के अनुसार घरेलू कार्य कह सकते हैं। इन सब को पुरुष भी उतनी दक्षता से कर सकते हैं, ऐसा नारीवादी मानते हैं। लेकिन इन कामों को औरतों का काम कहा जाता है और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन का सेक्स के कोई संबंध नहीं है, यानी जैविक संरचना से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये एक जेंडर यानी संस्कृति पर आधारित विभाजन है। तो ये नारीवादी चिंतन के संदर्भ में मैंने सेक्स अर्थात लिंग और जेंडर के बीच में भेद आपको समझाया। अब हम बात करें कि पितृसत्ता और नारीवाद, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो पितृसत्ता अधिकांश देशों की संस्कृति में निहित है। पितृसत्ता शक्ति के उस स्वरूप की व्याख्या करती है जिसके अनुसार पुरुषों का स्त्री पर वर्चस्व होता है, जिसमें स्त्रियां हमेशा पुरुषों के अधीन रहने को विवश होती हैं। पितृसत्ता अंग्रेजी के पैट्रियार्की का हिंदी समानार्थी है और अंग्रेजी में ये शब्द जो है यूनानी शब्द है एक पैटर और आर्के, उसको जोड़कर बनाया गया है। पैटर का अर्थ है पिता और आर्के का मतलब है शासन। इस प्रकार पैट्रियार्की का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। पितृसत्ता का अर्थ एक पुरुष प्रधान समाज में हर परिवार और सामाजिक संरचना में पिता के शासन से है। असल में पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परंपरा और व्यवहार के नियमों के द्वारा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति, अधिकारों और सत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। लर्नर नाम के एक विद्वान हैं, उनकी पुस्तक है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। उसमें वो पितृसत्ता को पुरुषों की सत्ता का संस्थाकरण कहा है उन्होंने।
और ये महिलाओं पर पुरुषों के अधिकार का ऐसा विस्तार है जिसके द्वारा पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ मानकर स्त्रियों के सभी पक्षों पर व्यवहारिक रूप से पुरुषों के अधिकार को मान्यता दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि पितृसत्ता कोई विचारधारा न होकर सामाजिक व्यवस्था से संबंधित व्यवहार का समूह है। विभिन्न नारीवादी जो विचारक हैं वो पितृसत्ता को लिंग असमानता, हिंसा और शोषण की प्रणाली के रूप में देखा है उन्होंने, और परिवार की संस्था उदारवादी होते भी महिलाओं के लिए लोकतांत्रिक होती है। महिलाएं परिवार संस्था में अपने से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होती। वे परिवार की संस्कृति और परंपरा का अंग होते हुए पुरुषों के अधीन होती हैं। उन्हें परिवार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, और सदियों से चली आ रही सत्तात्मक व्यवस्था है वो धार्मिक रीति रिवाजों से सहयोग उसको मिलता रहता है। पितृसत्ता या पुरुष सत्ता के समान एक विपरीत स्थिति है मातृतंत्र, जिसमें विशेष रूप से राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, संपत्ति के नियंत्रण में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका होती है। मातृतंत्र शब्द की अक्सर पितृसत्ता की विपरीत व्याख्या की जाती है, जिसमें महिलाओं की शक्ति पुरुषों के समान मूल्यों और घटनाओं में आसपास संस्कृति के केंद्र के रूप में साझा कार्य करते हैं। मातृतंत्र में समाज में महिलाओं को सभी वस्तुओं के केंद्र में रखा गया है। तो ये पितृसत्ता और नारीवाद के बारे में हमने विचार किया। इसका सीधा सरल जो कंक्लूजन वो यही है कि पितृसत्ता में परंपरा और व्यवहार के नियमों के द्वारा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति और अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है, और हर परिवार, हर सामाजिक संरचना में पुरुष की सत्ता मानी जाती है। इस तरह से नारीवाद का जो ये पितृसत्ता के साथ संबंध स्थापित करके हमने आपको स्पष्ट किया, उसके बाद नारीवाद के जो डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं, लहर और विभिन्न जो सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।